नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग के एक बहुत ही कारगर टूल पर बात करने वाले हैं। नाम है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। हमारे पास एक लेख भी है इसी पर, रैंडम फॉरेस्ट सटीकता के लिए ट्री एन्सेम्बल। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये आखिर काम कैसे करता है और डेटा साइंटिस्ट इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट भविष्यवाणियां करने के लिए सटीकता और मजबूती लाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो शुरुआत करते हैं इसकी जड़ से, डिसीजन ट्री से। ये क्या होते हैं? सुनने में तो फ्लो चार्ट जैसे लगते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वो दिखने में काफी सरल होते हैं, फ्लो चार्ट जैसे। फीचर, नियम, फिर नतीजा, समझने समझाने में आसान। हाँ। पर उनमें एक वो बड़ी दिक्कत आ सकती है, ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग मतलब वो कभी-कभी ट्रेनिंग वाले डेटा को इतनी बारीकी से सीख लेते हैं कि जब कोई नया अनदेखा डेटा आता है ना, तो उस पर वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। रट लेते हैं, सीखते नहीं, मॉडल्स को एक साथ लाते हैं। अच्छा। उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस या कहें कि सामूहिक बुद्धिमत्ता का फायदा उठाते हैं प्रदर्शन सुधारने के लिए, जैसे बैगिंग या बूस्टिंग। ओके। और रैंडम फॉरेस्ट इसी एनसेम्बल लर्निंग का एक बहुत पॉपुलर उदाहरण है। ये डिसीजन ट्रीज के साथ बैगिंग नाम की तकनीक इस्तेमाल करता है। बैगिंग मतलब वो थैले वाला बैगिंग? हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। इसका मतलब है बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग। हम डेटा के छोटे छोटे सैंपल बनाते हैं और हर सैंपल पर एक ट्री उगाते हैं। तो ये बहुत सारे पेड़ों का एक जंगल बनाता है। दिलचस्प है। ये जंगल बनता कैसे है फिर? क्या इसमें कुछ खास है? हाँ, इसमें जो रैंडमनेस है वो इसका सीक्रेट सॉस है, कह सकते हैं। 2 लेवल पर रैंडमनेस डाली जाती है। 2 लेवल पर? कैसे? पहला तो डेटा सैम्पलिंग में, जिसे बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। हाँ, मतलब ओरिजिनल डेटा से हम कई बार रैंडम सैंपल उठाते हैं रिप्लेसमेंट के साथ। रिप्लेसमेंट के साथ मतलब एक ही डेटा पॉइंट कई सैंपल्स में आ सकता है। हाँ बिल्कुल। और कुछ पॉइंट्स शायद किसी सैंपल में आए ही ना। हाँ, हर ऐसे थोड़े अलग से दिखने वाले सैंपल पर एक अलग डिसीजन ट्री बनाया जाता है। ठीक है, ये हुआ पहला लेवल। और दूसरा और भी इंटरेस्टिंग है। जब हर पेड़ बन रहा होता है तो हर डाली पर, मतलब हर नोड पर, जब उसे फैसला लेना होता है कि डेटा को कैसे बांटना है, हाँ। तो उसे सारे के सारे फीचर्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। अच्छा, सारे फीचर्स नहीं है? नहीं, उसे सिर्फ फीचर्स के एक छोटे रैंडम सबसेट में से ही चुनना पड़ता है कि कौन सा फीचर बेस्ट है उस स्प्लिट के लिए। अरे वाह, तो मतलब दोहरा रैंडमनेस, डेटा चुनने में भी रैंडम और फिर फीचर्स चुनने में भी रैंडम। एग्जैक्टली। इसका मकसद क्या है? ताकि पेड़ ज्यादा अलग अलग बने एक दूसरे से। बिल्कुल सही पकड़ा, यही पॉइंट है। इस दोहरी रैंडमनेस से ये पक्का होता है कि जंगल के सारे पेड़ एक जैसे ना बने, वो थोड़े अलग अलग तरीके से डेटा को देखें, अलग अलग फीचर्स पर फोकस करें। अच्छा। इसी को हम कहते हैं पेड़ों का डी कोरिलेटेड होना। मतलब वो एक दूसरे की ज्यादा नकल नहीं करते। और जब अलग अलग पेड़ थोड़ी अलग अलग गलतियां करते हैं, हाँ, तो जब हम उन सब के नतीजों को मिलाते हैं तो ये गलतियां आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ओ, तो ये है इसका असली फायदा। मतलब इंडिविजुअल एरर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। और नतीजा होता है एक कहीं ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद भविष्यवाणी। ये भीड़ की बुद्धिमत्ता जैसा है। समझ गए। तो ठीक है, हमारे पास ये बहुत सारे अलग अलग पेड़ बन गए जो अलग अलग सोच रहे हैं। अब इन सब के फाइनल आउटपुट को एक साथ कैसे लाते हैं? उसको कहते हैं एग्रीगेशन, मतलब इकट्ठा करना। अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी चीजों को कैटेगरी में डाल रहे हैं, जैसे कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं। हाँ बिल्कुल, तो सभी पेड़ वोट करते हैं। जिस क्लास को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही हमारा फाइनल जवाब होता है। मेजॉरिटी विंस। और अगर रिग्रेशन कर रहे हैं, जैसे घर की कीमत का अनुमान लगाना, तो फिर हम सभी पेड़ों के अनुमानों का औसत यानी एवरेज ले लेते हैं। अच्छा, सिंपल है। तो इसी वजह से रैंडम फॉरेस्ट इतने फायदेमंद माने जाते हैं। मैंने पढ़ा था कि सटीकता काफी बेहतर होती है और ओवरफिटिंग का खतरा बहुत कम हो जाता है। हाँ, ये इसके सबसे बड़े फायदे हैं। हाई एक्यूरेसी, ओवरफिटिंग कम होना, और ये काफी वर्सेटाइल है। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए बढ़िया काम करता है। और कुछ? हाँ, एक और बड़ी खूबी है, ये हमें ये भी बता सकता है कि कौन से फीचर्स भविष्यवाणी करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। फीचर इंपॉर्टेंस जिसे कहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत उपयोगी है। बिल्कुल। इसी वजह से ये हेल्थ केयर में बीमारी का पता लगाने से लेकर फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन, मार्केटिंग में कस्टमर सेगमेंटेशन और भी कई जगह इस्तेमाल होता है। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। क्या इसकी कोई कमियां या चुनौतियां भी हैं? हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है।
जैसे क्योंकि इसमें बहुत सारे पेड़ बनते हैं, तो इसे ट्रेन करने में कंप्यूटेशनल पावर और मेमोरी ज्यादा लग सकती है, खासकर अगर डेटा बहुत बड़ा है। और दूसरा, क्योंकि इतने सारे पेड़ों का कॉम्बिनेशन है, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि मॉडल किसी खास नतीजे पर क्यों और कैसे पहुंचा। ये एक सिंगल डिसीजन ट्री की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता, थोड़ा ब्लैक बॉक्स जैसा लग सकता है। अच्छा, मतलब इंटरप्रेटेबिलिटी एक इश्यू हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक। और जब कोई इसे इस्तेमाल कर रहा हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ टिप्स? हाँ, कुछ अहम सेटिंग्स होती है जिन्हें हाइपर पैरामीटर कहते हैं। जैसे जंगल में कितने पेड़ उगाने हैं, हर पेड़ कितना गहरा या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हाँ। इनको सही से चुनना, मतलब ट्यून करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए अक्सर क्रॉस वैलिडेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर ही नहीं, बल्कि नए डेटा पर भी अच्छा काम करेगा। सही फीचर्स चुनना भी जरूरी होगा, है ना? बिल्कुल। फीचर इंजीनियरिंग और सिलेक्शन हमेशा की तरह महत्वपूर्ण है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, रैंडम फॉरेस्ट एक तरह से कई सारे डिसीजन ट्रीज की ताकतों को लेता है, उन्हें मिलाता है और उनकी जो कमजोरियां हैं, खासकर ओवरफिटिंग वाली, उन्हें कम कर देता है। एकदम सही कहा। ये समूह की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है मशीन लर्निंग में। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे थोड़े, शायद अकेले में कमजोर हिस्सों को भी अगर समझदारी से जोड़ा जाए तो एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा काबिल सिस्टम बनाया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। मशीन लर्निंग से हटकर सोचें तो जीवन के किन और पहलुओं में या किन समस्याओं को सुलझाने के लिए ये जो कई छोटे हिस्सों को मिलाकर एक मजबूत जंगल बनाने वाला नजरिया है, ये कारगर साबित हो सकता है। कहाँ-कहाँ हम इस तरह के एंसेंबल अप्रोच से फायदा उठा सकते हैं, सोचने वाली बात है।